हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के इंट्रोडक्शन पार्ट की, जहां पर के हम लोगों ने सॉलिड्स के बारे में सीखा। हम लोगों ने जाना कि प्राइमरी सॉलिड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सॉलिड्स क्या होते हैं, नेस्टेड सॉलिड्स किसको बोला जाता है। फिर आप लोगों ने अपनी बातों को आगे बढ़ाया क्यूब और क्यूबॉइड पर। उसके बाद हम लोगों ने कोन स्टार्ट किया था, और कोन से रिलेटेड हम लोगों ने कर्व सरफेस एरिया पर और टोटल सरफेस एरिया पे काफी सारे क्वेश्चंस करे। अब उसी चीज को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आते हैं भाई आज के पहले क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लैंट हाइट इज 2l। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि उस कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिस कोन की रेडियस r/2 है जबकि उसकी स्लैंट हाइट 2l है। तो दो चीजें हम लोगों को दे रखी हैं, क्या कोन की रेडियस हम लोगों को दे रखी है जो कि कितनी है r/2 है, और स्लैंट हाइट हम लोगों को दे रखी है भाई 2l। और यहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल लेटर्स लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस हम लोगों को आर के टर्म्स में दे रखी है, स्मॉल आर के टर्म्स में, और स्लैंट हाइट हम लोगों को स्मॉल एल के टर्म्स में दे रखी है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कैपिटल लेटर्स कंसीडर कर लिया। हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। सो भाई टीएस से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब जस्ट क्या करिए, आर और एल की वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो भाई पाई हम लोगों ने एज इट इज रखा, आर की जगह पे क्या रख सकते हैं? इसकी जगह पे रख सकते हैं r/2, एल की जगह पे हम लोगों ने रखा 2l, प्लस आर की जगह पे यहाँ भी r/2 रख दिया। अब चेक करो कहीं ऑप्शन में इस तरीके की चीजें दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब अभी भी इस पर काम करना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है कहीं भी अपॉन में 2 नहीं है। जब अपॉन में 2 नहीं है तो भाई हम लोग इसको देखो ऐसे लिख रहे हैं, पाई आर हम लोगों ने रखा और इन 2 में 1/2 कोई फर्क पड़ा नहीं ना। फिर इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है हम लोगों ने एज इट इज पुट कर दिया। और अब क्या कर रहे हैं? इस 1/2 को अंदर भेज रहे हैं। भाई 1/2 को अंदर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो बाहर कौन रहेगा? बाहर रहेगा पाई आर। और 1/2 का मल्टीप्लाई जब 2l के साथ में करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? l मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से 1/2 का मल्टीप्लाई जब r/2 के साथ में करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को r/4। अब जरा चेक करिए, है कहीं ऑप्शन में इस तरीके की फिगर? पाई आर ब्रैकेट में l प्लस r/4। तो पाई आर ब्रैकेट में l प्लस r/4, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें हम लोगों को दिया है, इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज r/2। तो क्या दिया है हम लोगों को? कोन की रेडियस हम लोगों को दे रखी है भाई r/2। यहाँ भी रेडियस जो है ना स्मॉल r के टर्म्स में, तो यहाँ भी लेट कर लो कैपिटल R। तो कोन की रेडियस हम लोगों को दे रखी है r/2 एंड स्लैंट हाइट दे रखी है कितनी? l/3, ठीक है। तो कैपिटल L इक्वल टू l/3 सच दैट, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है कि 3r किसके इक्वल है? 4l के इक्वल है। देन द रेशियो ऑफ इट्स CSA टू TSA क्या होगा? ये 4 ऑप्शंस हम लोगों के सामने है, ठीक है। तो हम लोगों को देखो कोन की रेडियस दे रखी है और कोन की स्लैंट हाइट दे रखी है, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है कि 3r की वैल्यू 4l के बराबर है। तो बताओ CSA और TSA का रेशियो क्या होगा? तो CSA और TSA का रेशियो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? देखो इस कंडीशन पे काम कर रहे हैं। भाई हम लोगों को जो कंडीशन दे रखी है ना, एक बार लिखते हैं। तो दिया है हम लोगों को क्या? 3r इक्वल टू 4l। अब यहां से क्या करो, या तो r की वैल्यू निकाल दो l के टर्म्स में, या फिर l की वैल्यू निकाल दो r के टर्म्स में। तो चलिए हम लोग r की वैल्यू निकाल देते हैं। r की वैल्यू निकालनी है तो इस 3 को ट्रांसपोज करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/3l। तो हम लोगों ने r की वैल्यू निकाल दी l के टर्म्स में। अब हम लोगों को क्या चाहिए? CSA और TSA का रेशियो चाहिए। सो देयरफॉर CSA ऑफ द कोन अपॉन TSA, ठीक है। रेशियो का मतलब दोनों को फ्रैक्शनल फॉर्म में रखें। CSA क्या होता है कोन का? भाई इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और TSA निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो पाई आर ऊपर भी दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हम लोगों ने पाई आर से पाई आर कैंसिल कर दिया, तो ऊपर हम लोगों को मिला एल और नीचे देखें तो एल प्लस आर है, ठीक है। अब एल और आर की तो हमारे पास में वैल्यूज हैं, सबसे पहले तो वैल्यूज पुट कर दो। भाई एल की जगह पे रखोगे क्या? l/3। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा l/3, और अपॉन में आ जाए तो l की जगह पे यहाँ भी l/3, r की जगह पे रख देंगे r/2, ठीक है।
फर्दर इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो L अपॉन 3 ऊपर एज इट इज हम लोगों ने रखा, नीचे दो फ्रैक्शंस है तो एलसीएम लेना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 होगा। 3 से इसको डिवाइड करें तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इस L के साथ में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 2L, प्लस का साइन था तो लगा दिया हम लोगों ने। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर यानी कि R के साथ में करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3R। अब जो सिचुएशन हम लोगों के सामने है वो है A अपॉन बी अपॉन में C अपॉन डी जैसी। और कभी भी जब ऐसा हो कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करें तो ऐसे केस में नीचे वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जाता है ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ में, और ऊपर वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे वाले न्यूमरेटर के साथ में आता है। तो यही चीज देखो हम लोग करेंगे, 6 को भेजेंगे L के पास में और 3 को लेकर आएंगे इसके साथ में। तो 6 का मल्टीप्लाई जब हम लोग L के साथ में करें तो हमें क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 6L, नीचे लेकर आएंगे 3 को तो भाई नीचे लिखो 3 और ब्रैकेट में क्या रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे 2L प्लस 3R। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर दो 2 टाइम्स, तो ऊपर हम लोगों को मिला क्या 2L, नीचे क्या है, नीचे है 2L प्लस 3R है, तो 3 तो हम लोगों ने एज इट इज रखा और अब R की जगह पे क्या रख सकते हैं 4 अपॉन 3L। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो 4 अपॉन 3L, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो मिलता है हम लोगों को 2L अपॉन में 2L प्लस 4L। ठीक है, तो 2L एज इट इज और नीचे कितना बन गया 4 प्लस 2 कितना हो गया 6L, L से L कैंसिल हो गया, अब 2 से 1 टाइम कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो फाइनली क्या आया, फाइनली निकल कर आया 1/3 और 1/3 का मतलब होता है 1:3। इसका मतलब इसके CSA और TSA का रेशियो कितना होगा 1:3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, आई थिंक समझ आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से देखो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 centimeter. Use pi equal to 3.14. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई कोनिकल टेंट है, कोनिकल टेंट कहने का मतलब एक टेंट है जिसकी शेप कैसी है, कोन जैसी है। अब अगर इसकी शेप कोन जैसी है तो इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी 8 मीटर और इसकी बेस की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 6 मीटर। तो हाइट हम लोगों को दे रखी है 8 मीटर और बेस की रेडियस हम लोगों को दे रखी है 6 मीटर। चलिए लिख लेते हैं इस बात को। तो हाइट हम लोगों को दे रखी है 8 मीटर और बेस की रेडियस को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कितना दिया है 6 मीटर हम लोगों को दिया है। अब क्वेश्चन के अंदर ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage। देखो जब भी हम लोग कोई चीज बनाते हैं कपड़े से सिलकर तो ऐसे केस में क्या होता है, कुछ कपड़ा है ना ओवरलैपिंग में चला जाता है स्टिचिंग वगैरह करते हुए, कुछ कपड़ा ना कटिंग में वेस्ट हो जाता है। तो यही मानकर कि स्टैंड को जब बनाया जाएगा तो कुछ कपड़ा कहाँ जाएगा स्टिचिंग मार्जिन्स में और कुछ थोड़ा सा वेस्टेज में चला जाएगा। तो कुल मिलाकर जो वेस्ट जाएगा यानी कि जो कुल मिलाकर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें खरीदना पड़ेगा वो कितना है 20 सेंटीमीटर खरीदना होगा। तो बताइए 3 मीटर चौड़ाई का कितनी लेंथ का कपड़ा हम लोगों को स्टैंड को बनाने के लिए खरीदना होगा। ठीक है, अब देखो इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज समझो। अगर हम लोगों को किसी भी कोनिकल टैंक को बनाना है, ठीक है, तो उसके अंदर कितना कपड़ा लगेगा। देखो अगर वेस्टेज ना हो, अगर वेस्टेज ना हो तो ऐसे केस में जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है उस कर्व सरफेस एरिया के बराबर ही हम लोगों को कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हमें कितने कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी कर्व सरफेस एरिया के बराबर, लेकिन ये कपड़ा हम लोगों को एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा सो दैट ये कहाँ चला जाए स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज के अंदर चला जाए। करेक्ट है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होना जहां पे कि हम लोगों को कपड़े की विड्थ दे रखी है, ठीक है, और हम लोगों को बोला गया है कि इतना कपड़ा एक्स्ट्रा खरीदना है तो कितनी लेंथ का कपड़ा खरीदना होगा। तो ऐसे केस में इसका फॉर्मूला बताता हूं, बड़ा सिंपल सा। सो ऐसे केस में द length of the cloth required इक्वल टू, तो भाई ऐसे केस में जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है क्या, वो होता है CSA ऑफ द कोन डिवाइडेड बाई द विड्थ ऑफ द क्लॉथ, विड्थ ऑफ द क्लॉथ। तो CSA को डिवाइड कर दो किससे, कपड़े की विड्थ से, और साथ में इसमें प्लस कर दो क्या एक्स्ट्रा लेंथ which is required for stitching margins and wastage।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द क्लॉथ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इजीली इसको कैलकुलेट करने का। ठीक है, अब अगर हम लोगों को सीएसए चाहिए तो भाई सीएसए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या हमारे पास एल की वैल्यू है? देखो हमारे पास आर तो है, हम लोगों के पास में एल नहीं है। इसका मतलब अगर सीएसए चाहिए तो हमें पहले क्या निकालना होगा? हमें पहले एल की वैल्यू निकालनी होगी। तो चलिए निकालते हैं। सो नाउ एल इक्वल होता है किसके? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। एच की वैल्यू हमें बताइए कितनी है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है कितना? 36। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना बन गया? अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मतलब हो गया इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 10। तो ये निकल आया 10 मीटर। इसका मतलब इस कोन की स्लैंट हाइट हम लोगों ने फाइंड कर ली। और जब कोन की स्लैंट हाइट हम लोगों ने फाइंड कर ली है तो हमने और किसकी जरूरत पड़ने वाली है? अगर हम लोगों को लेंथ निकालनी है तो हम लोगों को सीएसए की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए ये चीज भी पहले निकाल लेते हैं। देयरफॉर द सीएसए ऑफ द कोन वुड बी, भाई फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू बोला है कितनी लेनी है? 3.14 लेनी है, तो पाई की जगह पे तो रख दो 3.14। रेडियस हम लोगों को पता है कितनी दे रखी है? 6, और एल की वैल्यू अब ये भी निकाली है हम लोगों ने 10। ठीक है, अब क्या करिए? सबसे पहले 6 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 हो गया 8, और 6 3 जा 18, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स थी? 2, तो इसका मतलब 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाते हैं। तो कितना मिला हम लोगों को सीएसए? हम लोगों को सीएसए मिलता है 188.40 मीटर में है चीजें, तो मीटर स्क्वायर। तो सीएसए हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब जब सीएसए फाइंड कर लिया तो आ जाते हैं भाई अपने मेन फॉर्मूले पर। देयरफॉर देयरफॉर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल टू सीएसए, तो सीएसए की जगह पर रख दीजिए कितना? 188.40 अपॉन विड्थ कितनी दे रखी है हम लोगों को? 3 दे रखी है, रखिए भाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करें तो देखो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, और 3 2 जा 6, 2 बचेगा, डेसिमल बीच में आ गया तो डेसिमल लगा दो। 24 बन गया, तो 3 8 जा 24, और लास्ट में 0 आ गया। ठीक है, तो ये चीज किस में आएगी? मीटर में। लेकिन ये किस में? सेंटीमीटर में। तो इस सेंटीमीटर पे काम करें, इस सेंटीमीटर को भी किस में चेंज कर सकते हैं हम लोग? मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो भाई इसको मीटर में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर। देखो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करें? 20 को 100 से डिवाइड कर दें, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं? 0.2 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दिया। अब 62.80 को 0.2 के साथ प्लस करो। देखो इसको 0.2 लिख दो, या फिर डेसिमल के बाद लास्ट में 0 लगा देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दोनों को प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा? दोनों को प्लस कर देंगे तो 63.00 मीटर, या फिर इसी को लिख दीजिए क्या? 63 मीटर। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। इसका मतलब इस टेंट को बनाने के लिए 3 मीटर चौड़ा कितना कपड़ा लेना पड़ेगा? 63 मीटर कपड़ा परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आ गया तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द लेंथ ऑफ कैनवस 1.1 मीटर वाइड रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 14 मीटर एंड फ्लोर एरिया 346.5 मीटर स्क्वायर इज, और ये हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई कोनिकल टेंट है और इस कोनिकल टेंट की हाइट है 14 मीटर, जबकि इसके फ्लोर का जो एरिया है वो 346.5 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए कितनी लेंथ का कैनवस का कपड़ा परचेज करना पड़ेगा अगर उसकी विड्थ 1.1 मीटर है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया है भाई? कोनिकल टेंट की हाइट हम लोगों को दे रखी है। हाइट को चलो h से दिखा देते हैं, तो h की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 14 मीटर, और ये चीज क्या है? बेस का एरिया है। बेस का एरिया कितना दिया है? तो एरिया ऑफ द बेस, चलो लिखते हैं एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस हम लोगों को दिया है 346.5 मीटर स्क्वायर। जब हम लोग कोन की बात करें तो भाई कोन का बेस यही है, और ये बेस अपने आप में क्या होता है? बेस अपने आप में होता है एक सर्कल। इसका मतलब एरिया ऑफ द बेस कहने का मतलब क्या है? कि एक सर्कल का एरिया है, और सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है? 346.5 के इक्वल दे रखा है। अब यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? भाई हम लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। पाई की जगह पे हम लोगों ने रखा 22/7, इंटू में क्या है? इंटू में आर स्क्वायर है, एंड दिस इक्वल टू 346.5
5। हमें r चाहिए तो 22/7 को कर देते हैं ट्रांसपोज। सो r स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 346.5 इंटू में चला गया 7 और अपॉन में कौन आ गया, अपॉन में आ जाता है 22। सबसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पर 11 से कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो 11 से इसको कैंसिल करें तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 से देखो 3 टाइम्स होगा, 1 बचेगा। 16 बन गया तो 11 बन जा 11 हो गया, 5 बचेगा। डेसिमल बीच में आ रहा है तो 5 यहाँ पर लगा दीजिए। तो 31.5 और इंटू में क्या है 7 है, अपॉन में 2 है। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ रही है 31.5 इंटू में 7 अपॉन में 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 7 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं तो 7 5 जा 35, 3 गया। ठीक है, 7 1 जा 7 और 3 10 हो गया, 7 3 जा 21 और 1 हो गया 22 और अपॉन में आ गया 2। ठीक है भाई, इसको आप डिवाइड कर दो। आप 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 110.25। 2 से डिवाइड करने पे तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 110.25, लेकिन फाइनली तो हमें रेडियस चाहिए, तो दोनों साइड्स का क्या करें स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, और जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो 110.25 मिलेगा, और जब 110.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 10.5। देखो लास्ट में 25 है, लास्ट में 25 है तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 0.5 होगा। और 110 कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो आप कहेंगे 10 इंटू 11 होता है 110। तो जब इन दोनों नंबर्स को देखा तो छोटा नंबर क्या है 10 है, तो 10.5 का स्क्वायर रूट है। ठीक, ये स्क्वायर है 10.5 का, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ 10.5 का। ठीक है, तो 5 वाले नंबर की प्रॉपर्टी पता है ना स्क्वायर की, जैसे मैं आपसे कहूँ 25 का स्क्वायर कितना होगा, लास्ट में अगर 5 है तो लास्ट में 5 है तो 25 आएगा लास्ट में, और यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो 2 और 3 का 2 के बाद अगला नंबर क्या होता है 3, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, और इन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में से छोटा वाला नंबर ही क्या होता है इस नंबर का स्क्वायर रूट में आता है। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे लगा दी है। तो आर की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने 10.5 मीटर फाइंड कर ली। तो अब हम लोगों के पास में क्या है भाई रेडियस है, और हम लोगों के पास में हाइट है, और जब रेडियस और हाइट दोनों चीजें हम लोगों के पास में है, रेडियस और हाइट दोनों चीजें हम लोगों के पास में है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं भाई, हमें सी से निकालना होगा। अगर हम लोगों को ये पता लगाना है कि कितने कपड़े की जरूरत है, उसके लिए हम लोगों को सी से चाहिए, और सी से निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और पाई आर एल अगर हम लोगों को लगाना है तो हमारे पास किसकी वैल्यू अभी तक नहीं है, एल की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अभी क्या निकालने की जरूरत है, एल निकालने की जरूरत है। तो चलिए निकालते हैं भाई एल। सो नाउ एल इक्वल टू, एल कितना होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की जगह पर रखा हम लोगों ने 14, तो 14 का स्क्वायर, आर की जगह पर रख दीजिए बेटा 10.5 और इसका स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 196, इसका स्क्वायर देखो यही होगा 110.25। दोनों को कर दो प्लस, तो लास्ट में तो डेसिमल के बाद 2.25 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 और 0 कितना हुआ 6, 9 और 1 10 हो जाना है, और ये 306 करेक्ट है, 306.25। ये एल की वैल्यू निकाली हम लोगों ने। अब एल निकालना है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो 306.25 है, 306.25 है, लगाइए भाई 306.25, इसका स्क्वायर रूट तो अब लेना ही होगा। डेसिमल के बाद के नंबर्स का पेयर हम लोग इधर से बनाते हैं, और डेसिमल से पहले वाले नंबर्स का पेयर इधर से बनाते हैं। कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना 3, तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि स्क्वायर करने पर 3 से कम हो बट 3 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे ऐसा नंबर 1 है, तो 1 1 जा 1, 2 बचा, ऊपर से 0 6 आ गया। ठीक है, इसका डबल लिख देंगे यहाँ पे 2। अब 2 से इसको करेंगे तो कितने टाइम्स, 2 7 जा 2 7 जा 17 18 3 7 टाइम्स। ठीक है, तो 7 रख दिया हमको, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 कितना हो गया 18, माइनस करेंगे तो 11 और 6 ये बन गया 17। डेसिमल बीच में आ रहा है, 25 नीचे लाते हुए तो डेसिमल लगाता है। ठीक है, अब इस नंबर का डबल यानी कि 34। अब कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 यहाँ पे रखा 5 यहाँ पे, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा
20 और 2 कितना हो गया 22 कैरी गया 2 5 3 जा 15 और 2 कितना हो गया 17। इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई 17.5। तो एल हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना निकला 17.5 मीटर एल की वैल्यू निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मार्जिन का कोई जिक्र नहीं है। जब मार्जिन का जिक्र ना हो तो लेंथ रिक्वायर्ड क्या होगा फॉर्मूला, भाई अभी अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, लेंथ ऑफ द क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल टू CSA अपॉन द विड्थ ऑफ द क्लॉथ, और साथ में अगर एक्स्ट्रा मार्जिन दे रखा होता है तो वो प्लस कर देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो करने की जरूरत नहीं है। सो लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितना होगा भाई, CSA को सीधे सीधे डिवाइड करते हैं किससे, विड्थ से। CSA कितना निकाला है भाई, CSA हम लोगों ने निकाला है, अभी निकाल रहे हैं, इसको रख देते हैं। CSA होगा पाई आर एल और विड्थ कितनी है 1.1। वैल्यूज पुट कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कर लेते हैं उसको आगे करने के लिए। तो पाई की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग 22/7। आर हम लोगों को पता है कितना है, आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 10.5 और एल अभी अभी फाइंड किया हम लोगों ने 17.5 और अपॉन में क्या 1.1। तो 1.1 हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया। तो आपने किया डेसिमल खत्म, इस डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया, तो नीचे क्या बन गया 11 से इसको डिवाइड करें 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है। 7 से इसको डिवाइड करें तो 7 1 जा 7, डेसिमल आ गया 7 5 जा 15 हो गया। अब 1.5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3 और इनटू में क्या है 175 और 3 और 175 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 525 मीटर। इसका मतलब 1.1 मीटर चौड़ाई का कितनी लेंथ का कपड़ा चाहिएगा इस कोनिकल टैंक को बनाने के लिए, तो ऐसे केस में हम लोग कह सकते हैं कि 525 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया है। ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा लेंथी जरूर था, बट होप कि आप लोगों को एक एक स्टेप क्लियर हो गया होगा, इवन द कैलकुलेशंस। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दमदार है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। इसमें हम लोगों को दिया है a cone cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and the length has 20 centimeter. If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, then find how many grains you would find on the entire cob. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ये कोन कॉब है। अच्छा, कोन कॉब जानते हो, भुट्टा, ठीक है। तो भुट्टा हम लोगों को दे रखा है, उसकी शेप कैसी है भाई, कोन जैसी शेप है, और इसका जो ब्रॉडेस्ट एंड है उसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर। तो देखिए हम लोगों के सामने कोन कॉब है और इसको मान लिया हम लोगों ने कोन जैसी शेप में है, तो इसका ब्रॉडेस्ट एंड कौन सा होगा, देखो ये वाला, और इसको हम लोगों ने कोन से यहाँ पर शो किया है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है हम लोगों को 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस कोन की हाइट है कितनी 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है कि अगर हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स हो, हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हो, ग्रेन कहने का मतलब यहाँ पे दाने हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 दाने होते हैं, तो बताओ पूरे कॉप पर कितने दाने होंगे, ये हम लोगों को फाइंड करना है। अच्छा, अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है कि इस कोन कॉप पर कितने दाने होंगे, तो बेसिकली दाने हैं कहाँ पर भाई, इसके कर्व्ड सरफेस पर है। इसका मतलब अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, तो भाई जितना एरिया होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोगों को पता है 4 ग्रेन्स है, तो हम लोग उस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या निकालने की जरूरत है, पहले हम लोगों को CSA फाइंड करना है, और CSA निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, CSA निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या हमारे पास में आर है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास में एल है, नहीं है। तो हम लोगों के पास में एल नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एल फाइंड करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। भाई हम लोगों को रेडियस दे रखी है इस कोन कॉप की कितनी 2.1 सेंटीमीटर, और हाइट हम लोगों को दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और हम लोगों को क्योंकि CSA निकालना है उसके लिए एल की जरूरत है, देयरफॉर हम लोग एल फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, और एल निकालने का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रखिए भाई, h की जगह पर रख दिया 20, तो इसका स्क्वायर, आर की जगह पर रख दिया 2.1 और इसका स्क्वायर। देखो 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, और 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 4.41। ठीक है, क्योंकि 21 का स्क्वायर होता है 441, करेक्ट है। अब देखो दोनों को प्लस कर दें तो 400 और 4.41 को प्लस करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को 404.41।
अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा वो जरा समझ लो। हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है 404.41 का। कभी भी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो ना जो कि डेसिमल एक्सपेंशन में दे रखा हो, तो ऐसे केस में क्या करते हैं भाई, डेसिमल फॉर्म में दिए गए नंबर का जो पेयरिंग करते हैं हम लोग, तो वो डेसिमल के बाद की पेयरिंग ना इधर से शुरू करते हैं, और डेसिमल से पहले के नंबर्स जो भी हैं उनकी पेयरिंग इधर से शुरू करते हैं। तो 0 4 एक पेयर बना, कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बना, 4, तो इसका मतलब सबसे पहले टैकल करना है 4 को। तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका कि स्क्वायर करने पर 4 आ जाए, या 4 से कम रहे बट 4 से ज्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 2 2 जा 4 होता है। तो भाई यहाँ पे रखा हम लोगों ने 2, तो 2 2 जा 4 हो गया। 4 में से 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, तो फिर हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, अगला पेयर नीचे लेकर आते हैं। अगला पेयर नीचे आया 0 4। अब इस नंबर का डबल करके यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा 4। अब इस 4 से अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, इवन हम लोग 1 टाइम भी डिवाइड करेंगे, तो 1 टाइम डिवाइड करने पे यहाँ पे हम लोगों को 1 लिखना होगा, और नंबर क्या बन जाएगा, 41 बन जाएगा। इसका मतलब 41 तो इस 4 से ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि भाई ये डिवाइड नहीं होगा, और डिवाइड नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, 0 लगाते हैं, तो 0 यहाँ पे लगाया, और अगर 0 यहाँ पर लगाया तो 0 यहाँ भी लगेगा। ठीक है, अब क्या करें, 0 लगाने के बाद में भाई हम लोग अगला पेयर लेकर आते हैं। अब अगला पेयर नीचे लाए तो बीच में डेसिमल आ जाता है, और बीच में डेसिमल आ गया तो यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, और उसके बाद ही अगले पेयर को नीचे लेकर आओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नंबर है 40। अब एक ऐसा नंबर सोचो जो कि इसको डिवाइड कर सके, तो 40 से अगर हम लोग 1 टाइम भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, तो नंबर बन जाएगा 401। ठीक है, तो इसका मतलब 2 टाइम्स करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 हम लोगों ने यहाँ पर लिखा और 1 ही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, तो नंबर हुआ 401, और 401 का 1 टाइम्स करेंगे तो 401 माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 गया तो 0, 4 में से 0 गया तो यहाँ पे बचेगा 4। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जो यहाँ पे नंबर लिखा है ना उसका डबल करके यहाँ पे लिख दो, या फिर जो लास्ट में डिजिट लिखी होती है ना उसको सिर्फ इस नंबर में प्लस कर दो, दोनों ही तरीके सही है। या तो इस पूरे नंबर का डबल करके यहाँ पे लिखो, या फिर क्या करिए जो लास्ट में डिजिट लिखी है ना इसको यहाँ पे प्लस करके यहाँ लिख दीजिए। तो भाई अगर 1 इसके अंदर प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 402, या फिर कह लो कि 201 का डबल कितना हो जाएगा, 402 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा है तो हम लोग 2 0 बढ़ा सकते हैं, तो नंबर बन गया 4000। अब अगर हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब अगर हम लोग इसको 1 टाइम डिवाइड करें, तो 1 टाइम डिवाइड करें तो नंबर होगा 4021, जो कि इस 4000 से ज्यादा है। लेकिन 4000 और 4021 में बहुत ही कम डिफरेंस है, लगभग यही है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसका स्क्वायर रूट जो होगा ना वो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 20.11 अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दीजिए भाई, यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 20.11, चीजें सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो गया। तो अब देखो हम लोगों के पास में एल की वैल्यू आ गई है। अब एल की वैल्यू आ गई है तो क्या निकालने की जरूरत है भाई, हम लोगों को सी एस ए निकालने की जरूरत है। देयरफॉर सी एस ए, और सी एस ए निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई की जगह पे पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो आपने रखा यहाँ पर 22/7, आर की जगह पे 2.1 रख दिया हम लोगों ने, और एल की जगह पे 20.11। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग 0.3 टाइम्स। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो ये बन गया 6.6, और इनटू में कितना आ गया 20.11। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो बनेगा 6, 6 1 जा 6, और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 066, तो 6 और 6 12, और ये बन गया 7 2 3 1। और डेसिमल की कितनी डिजिट, एक डिजिट यहाँ पर है, 2 डिजिट यहाँ पर है, तो 3 डिजिट्स। इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स है, 4 ग्रेन्स है। तो भाई इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स होंगे के लिए क्या करें, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो लिखिए देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन द कॉब इक्वल टू 4 इंटू 132.726। 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 24, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 4 सत्ते 28 और 29, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 दिए 12 और 1 13 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, डेसिमल के 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल, तो क्या निकल के आ रहा है 530.904। अब हम लोग देखो नंबर ऑफ ग्रेन्स की बात करें, लोगों की बातें करें। ठीक है, तो ऐसे केस में कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं,
और अगर ये डेसिमल में नहीं होते हैं तो इनको राउंड ऑफ करना होता है। तो राउंड ऑफ करना है तो भाई डेसिमल के बाद वाली डिजिट देखो, क्या ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है? अगर हाँ तो फिर हम लोग 1 इसके अंदर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये तो 9 है, 5 या 5 से ज्यादा है, इसका मतलब 1 प्लस कर देंगे 530 में, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 531 अप्रॉक्स, लिख दीजिए क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है ना। तो इसका मतलब इस कोन कॉप के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स है? 531 ग्रेन्स है, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। समझ आ गया तो भाई चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द स्लैंट हाइट एट द बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टूल are 25 meter and 14 meter respectively. Then find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of rupees 210 per 100 meter square. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई कोनिकल टूम है, ठीक है, और इस कोनिकल टूम की जो स्लैंट हाइट है वो है 25 मीटर, जबकि इसके बेस का जो डायमीटर है वो दिया है हम लोगों को 14 मीटर। अब इस कोनिकल टूम का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसको हम लोगों को क्या करना है? व्हाइट वॉश करना है। किस रेट से करना है? 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर के रेट से करना है। तो हमें क्या निकालना है? हम लोगों को टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हम लोगों को फाइंड करनी है तो पहले हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि कितने एरिया को पेंट करना है और कौन से सरफेस को कवर करना है, यानी कि पेंट करना है भाई हम लोगों को कर्व्ड सरफेस को करना है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालने की जरूरत है? CSA निकालने की जरूरत है। तो भाई हमें दिया क्या है? हम लोगों को स्लैंट हाइट दे रखी है जो कि कितनी है? 25 मीटर, और बेस का डायमीटर कहने का मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है 14 मीटर। देयरफॉर r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा 7 मीटर। तो हमारे पास में रेडियस है और हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट है और हमें निकालना क्या है? हम लोगों को चाहिए CSA, ठीक है। तो भाई किसी चीज की जरूरत है और नहीं, L चाहिए है हमारे पास में, रेडियस चाहिए वो भी है हमारे पास में। सो देयरफॉर CSA, यानी कि अब पता लगा रहे हैं हम लोग कितने एरिया को पेंट करना है, ठीक है। तो CSA होता है भाई पाई आर एल। पाई की जगह पे पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, आर की जगह पे रख देते हैं 7 और एल की जगह पे रखते हैं 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 और 25 का मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट होना है। तो अभी क्या निकाला हम लोगों ने? अभी तक हम लोगों ने निकाला कि कितने एरिया को पेंट किया जाना है। अब किस रेट से किया जाना है? देखो यहाँ पे अगर रेट में कंफ्यूजन हो ना, कभी भी जब ऐसा दिया जाता है ना कि इतने रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर, पर 200 मीटर स्क्वायर, तो भाई इस रेट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का आसान तरीका क्या है? अगर यहाँ से हम लोगों को रेट चाहिए तो क्या करिए, यहाँ पे जो रुपए लिखे हैं ना इसको तो ऊपर रखिए और यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना इसको रख दो नीचे। तो इस तरीके से रेट क्या निकला है? 210/100 रुपीज पर 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर रेट निकल आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कभी हम लोगों को रेट दिया होता और रेट कुछ इस तरीके से होता कि 25 रुपीज पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होता। तो आप क्या करते भाई? 25 को ऊपर लिखते और 200 को नीचे लिखते। तो ये क्या निकल आता? रेट निकल आता। तो कितने रुपए? 25/200 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर निकल आया। इस तरीके से क्लियर है। तो हम लोगों को रेट दे रखा है, ठीक है, और अब हम लोगों को ये भी बताया कि कितना एरिया पेंट होना है। तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देयरफॉर टोटल कॉस्ट। अगर एरिया का केस है तो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। भाई रेट आपको बताइए, रेट कितना है? 210/100 और एरिया कितना है? एरिया है 550, ठीक है जी। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब क्या करना है? 21 और 55 का मल्टीप्लाई, तो 21 पंजे 105 होते हैं 10, 21 पंजे 105 और 10 प्लस कर देंगे तो 115 हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया? 1155 रुपीज। इसका मतलब इस कोनिकल टूम को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा? 1155 रुपीज कुल मिलाकर खर्चा आने वाला है। तो ये आंसर हुआ भाई, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, base radius is 7 centimeter, height is 24 meter, then find the area of the sheet required to make 10 such caps। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक जोकर की कैप है और इसकी शेप कैसी है? कोनिकल शेप में, ठीक है, जिसकी की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर है, और इस तरीके की अगर 10 कैप्स बनानी है तो कितनी शीट की रिक्वायरमेंट होगी इन 10 कैप्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो दिया क्या क्या है हम लोगों को? हम लोगों को बेटा रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है। इसका मतलब आर की वैल्यू दे रखी है कितना? 7 सेंटीमीटर,
और h की वैल्यू हम लोगों को दे रखी है 24 सेंटीमीटर। जब हम लोगों को कैप बनानी है तो कैप में जो भी शीट है वो कहाँ पे लगेगी, कर्व सरफेस पर होगी। इसका मतलब कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी एक कैप को बनाने के लिए, उसके लिए क्या करें भाई, इसका कर्व सरफेस एरिया हम लोग फाइंड करना है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया से हम लोगों को पता चलेगा कि एक कैप को बनाने में कितना शीट लगती है, और ऐसी कितनी कैप्स बननी है, 10 कैप्स, ठीक है। तो जस्ट क्या करिए, एक कैप का कर्व सरफेस एरिया निकालिए, उससे पता चलेगा कि एक कैप में कितनी शीट की जरूरत पड़ती है, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पता चल जाएगा भाई टोटल 10 कैप्स में इस तरीके की कितनी शीट लगने वाली है। अब सी से निकालना है हम लोगों को, तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। रेडियस तो हमारे पास में है, क्या नहीं है, एल नहीं है। इसका मतलब सबसे पहला काम फिर ऐसे में क्या करना होगा, एल की वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। सो निकालिए भाई, सो दिस इंप्लाइज कि एल कितना होगा, एल होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है एल फाइंड करने का। एच की जगह पे रखोगे इस बार 24, तो 24 का स्क्वायर। आर कितना है, आर है 7, तो भैया 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49। जब दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 625, और 625 तो भाई 25 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 होगा। तो हम लोगों ने इस तरीके से एल फाइंड कर लिया, यानी कि स्लैंट हाइट की लेंथ फाइंड कर ली, जो कि कितनी है 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो अब क्या निकालना है, देयरफॉर सीएसए फाइंड करना है। सीएसए से हमें क्या पता चलेगा, एक कैप में कितनी शीट लगती है, ठीक है। सीएसए निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई की जगह पे रखो भाई 22/7, आर की जगह पे रखोगे 7, और एल अभी अभी निकाला है कितना 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 25 और 22 का मल्टीप्लाई करना है। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक कैप को बनाने के अंदर शीट लगती है, ठीक है। अब एक कैप बनाने में इतनी शीट लगती है तो 10 कैप्स में कितनी लगेगी, ऑब्वियसली ज्यादा लगेगी। ज्यादा के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं भाई स्टेटमेंट, देयरफॉर द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 550 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो जब 10 का मल्टीप्लाई 550 सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो बच जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। तो बस स्टॉप को क्या कर दिया गया है, बैरिकेड कर दिया गया है बाकी के रोड के हिस्से से। बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। भाई 50 हॉलो कोन्स यूज करे गए उसको बैरिकेड करने के लिए, और ये हॉलो कोन्स किसके बने हैं, रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड के बने हैं। ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 1 मीटर। इनमें से हर एक कोन के बेस का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है और हर एक की हाइट 1 मीटर है। If the outside of each cone is to be painted, अगर जितने भी यहाँ पर कोन है, ठीक है, इन सब कोन के बाहर वाले सरफेस को अगर पेंट किया जाए, एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर, और अगर पेंट की कॉस्ट 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर हो, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो बताइए इन सारे के सारे कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट क्या होगी। तो क्या निकालना है हम लोगों को इन सारे के सारे 50 कोन्स को पेंट करने की कॉस्ट फाइंड करनी है, इस रेट पर फाइंड करनी है, ठीक है। और पेंट कहाँ पे होना है भाई, इसके आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस कहने का मतलब इसके कर्व सरफेस पर। इसका मतलब एक कोन पर पेंट होने में कितना एरिया कवर होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालना है, एक कोन का सीएसए फाइंड करना है, ठीक है। और सीएसए फाइंड करना है तो भैया सीएसए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अब देखो हमारे पास में डायमेंशंस कौन कौन सी हैं भाई, हम लोगों को बेस का डायमीटर दे रखा है। बेस का डायमीटर कहने का मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है जो कि कितनी है 40 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब r कितना हुआ, r तब आ जाता है 20 सेंटीमीटर। और हम लोगों को हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है 1 मीटर है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइट है मीटर में और रेडियस है सेंटीमीटर में, तो क्या करो दोनों को सेम यूनिट्स में चेंज कर लो। और किस में करना चाहिए, मीटर में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रेट हम लोगों को मीटर स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है। तो भाई इस रेडियस को चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो रेडियस है अब हम लोगों के सामने 0.2 मीटर और हाइट हम लोगों की है 1 मीटर। हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। आर तो हमारे पास में है क्या नहीं, अभी तक हम लोगों के पास में स्लैंट हाइट नहीं है, तो इसका मतलब सबसे पहला काम स्लैंट हाइट फाइंड करने का करना पड़ेगा। और स्लैंट हाइट निकालते हैं कैसे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेकर। भाई h की जगह पे क्या रखोगे, h की जगह पे रखोगे 1, तो 1 का स्क्वायर
आर की जगह पे रखोगे 0.2 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा, और 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, डेसिमल की 2 डिजिट बन जाएंगे स्क्वायर करने पर, तो इसको लिख सकते हैं 0.04। और अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए तो मिलेगा 1.04। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.04 की का स्क्वायर रूट हमें क्या लेना है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट हम लोग ले सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1.02 मीटर। तो एल हम लोगों के सामने है और एल की वैल्यू क्या है, 1.02 मीटर है। अब क्या निकालना है, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सो देयरफॉर CSA ऑफ वन कोन फॉर्मूला होता है भाई पाई आर एल। पाई की वैल्यू इस बार हम लोगों को लेनी है 3.14, क्वेश्चन में बोला है। तो 3.14, आर हम लोगों को पता है कितना, 0.2 मीटर, और एल अभी अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 1.02। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। भाई सबको मल्टीप्लाई करना है तो पहले इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। डेसिमल की 2 डिजिट यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर 3 डिजिट्स होंगी। तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाओगे तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इनटू में क्या है, इनटू में है 1.02। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों नंबर्स का कर दो मल्टीप्लाई। तो भाई 628 और 102 का कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, 2 6 जा 12। जीरो को स्किप करते हैं तो 2 बार क्रॉस लगा देते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8, ये बना 2 और फिर 6, 6 5 8 और 2 10, 2 और 1 3 और 1 4 हुआ, और ये 6। डेसिमल की कितनी डिजिट्स हैं, देखो 3 डिजिट्स यहाँ पर, 2 डिजिट्स यहाँ पर, तो कुल मिला के कितनी डिजिट्स है, 5। तो 5 डिजिट से पहला डेसिमल आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो हम लोगों को मिला 0.6405 मीटर स्क्वायर। तो भाई एक कोन को पेंट करने में इतना एरिया बनता है। तो कितने कोन्स हैं, ऐसे 50 होलो कोन्स हैं। तो भाई 50 कोन्स को पेंट करने में कितना एरिया होगा के लिए क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। और साथ में अगर हम लोगों को कॉस्ट भी दे रखी है तो कॉस्ट का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, तो चलिए यहीं पे कर देते हैं टोटल कॉस्ट। सो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इक्वल टू रेट इनटू एरिया। देखो टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया, अगर एरिया का केस है। और साथ में अगर क्वांटिटी भी हो तो जस्ट क्या करिए, क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि ये कॉस्ट देखो यहाँ तक तो कॉस्ट निकलेगी सिर्फ एक को पेंट करने की, और अगर 50 को पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है तो 50 का और मल्टीप्लाई करते हैं। भाई रखिए वैल्यूज, रेट की जगह पे रख दिया आपने 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। एरिया हम लोग ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं 0.64056, और क्वांटिटी कितनी है, 50 है। ठीक है, सबसे पहले 12 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंजे 60, ये बन जाएगा 600। अब 600 का मल्टीप्लाई कर दो 600 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, 0.64056 के साथ में। अब 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 2 38, 2 0 लगा देंगे। और डेसिमल की कितनी डिजिट्स है, 5। तो 1 2 3 4 5, तो कितना आया भाई, निकल कर आता है 384.336 रुपीज। अब इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दो तो इसी को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 384.34 रुपीज अप्रोक्स। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं है तो अप्रोक्स में हम लोगों ने इसको मेंशन कर दिया। तो ये आंसर हुआ भाई इस क्वेश्चन का। क्लियर है, इसमें हम लोगों को दिया है if the area of 3 adjacent faces of a cuboid are x, y and z respectively, then find the volume of the cuboid। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं इनका एरिया x, y और z है। तो बताइए इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा। तो क्या निकालना है हम लोगों को क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई जिस क्यूबॉइड की हम लोग बात कर रहे हैं ना, मान लेते हैं कि भाई उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है l, उसकी ब्रेथ को हम लोगों ने कंसीडर कर लिया b, और उसकी हाइट को मान लेते हैं हम लोग h। अब जो कंफ्यूज कर रहा होगा ना पॉइंट, शायद वो ये होगा 3 एडजेसेंट फेसेस का मतलब क्या है। ये वाला पॉइंट जरा ध्यान से समझना, यही है मेन पॉइंट। भाई 3 एडजेसेंट फेसेस क्यूबॉइड के कौन से होते हैं, अगर ये पता लगाना है ना तो आप क्या करो, कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लो। जैसे यहाँ पे जो फिगर बनी है ना, इसमें हम लोग चलो ये वाली वर्टेक्स पकड़ लेते हैं। अब 3 एडजेसेंट फेसेस अगर हम लोगों को चाहिए ना, अब देखो इस वर्टेक्स से अटैच कौन कौन से फेसेस हैं।
और इस वर्टेक्स से अटैच जितने भी फेसेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एडजेसेंट फेसेस होंगे। ठीक है, तो भाई इस वर्टेक्स से अटैच देखो, एक तो ये पीला वाला फेस है और इस पीले वाले फेस के अंदर क्या क्या आता है, लेंथ आती है और हाइट आती है। इस वर्टेक्स से अटैच देखो ये ग्रीन वाला फेस है, इसमें देखें तो हम लोग ब्रेथ आती है और हाइट आती है। और इसी वर्टेक्स से अटैच देखो ये वाला फेस है और इस फेस के अंदर क्या क्या आता है, लेंथ और ब्रेथ आती है। ठीक है, सारे के सारे फेसेस क्यूबॉइड के क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं भाई, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तीन एडजेसेंट फेसेस है उनका एरिया हम लोगों को दे रखा है एक्स, वाई और जेड। तो चलिए मान लेते हैं कि पहले हम लोग इस फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इस फेस के अंदर कौन कौन सी डायमेंशंस आती हैं, लेंथ आती है और हाइट आती है। तो इस फेस यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो भाई साहब आप क्या लिख सकते हो, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हो L इंटू एच, और इसको मान लो क्या, इसका एरिया दे रखा है क्वेश्चन में x, तो L इंटू एच इक्वल टू एक्स मान लिया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको मान लो आप दूसरा फेस, दूसरा एडजेसेंट फेस, और इसके अंदर डायमेंशंस क्या है, b और h है। इट मीन्स इसको लिख सकते हो b इंटू एच इक्वल टू, इसका एरिया कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y है, इसको मानो आप इक्वेशन नंबर 2। और जब हम लोग इस फेस की बात करें तो भाई साहब इसके अंदर लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, तो इसका एरिया होगा L इंटू बी एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज Z। ये तीन इक्वेशंस हम लोगों के सामने तैयार है। अब हम लोग क्या करना है भाई, इन इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों का कर रहा है मल्टीप्लाई। तो लिखिए भाई, इसको आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को कुछ इस तरीके से, L इंटू एच है, फिर B इंटू एच है, और थर्ड इक्वेशन में L इंटू बी है। राइट हैंड साइड का भी मल्टीप्लाई करो तो इसको लिखोगे x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो इसको आगे मल्टीप्लाई करें तो L का L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा L स्क्वायर। जब हम लोग B का B के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा B स्क्वायर, और H का H के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं H स्क्वायर, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। साथ ही इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, एल बी एच का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। अगर ये बात नहीं समझ आई है तो इसको दूसरे तरीके से समझ लो भाई, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिखा हुआ है, चलो पहले इसको ऐसे लिख लो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स वाई जेड। और नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं एल बी एच का होल स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो एल बी एच का होल स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर है। अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर हम लोगों के पास में एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ L यूनिट है, ब्रेथ है B यूनिट और हाइट है H यूनिट, तो इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो अगर इस क्यूबॉइड जिसकी की लेंथ है L, ब्रेथ है B और हाइट है H, इसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा, L B H, यही होगा ना। और L B H ही हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब L B H की जगह पे हम लोग चाहे तो क्या रख सकते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के बराबर है। बट फाइनली हम लोगों को वॉल्यूम का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो सिंपली क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम चाहिए तो स्क्वायर हटना है, और स्क्वायर हटना करते जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो भाई जब इसका इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर मिलेगा हम लोगों को v, और इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स वाई जेड अंडर रूट में। इसका मतलब इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड के बराबर होगा। और ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बढ़िया से समझ आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे बेटा वो बात करेंगे हम लोग स्फीयर और हेमीस्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की। स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे एक स्फीयर के सरफेस एरिया को लेकर, फिर उसके बाद में उसके वॉल्यूम से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या करना है आप लोगों को, अभी आप लोगों के सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करें एक बार खुद से ट्राई कर लेने हैं। अगर कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेटली उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, गुड बाय।